हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पुस्तकों में लिंगी विभेद यानी जो पुस्तक होती है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं, वह पुस्तक जो कक्ष के स्तर के अनुरूप विषय वस्तुओं का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से पाठ्यक्रम के निर्मित होने के साथ अध्ययन अध्यापन किया जाता है, उसे को हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक। इसका अर्थ डिटेल में समझाया जा चुका है। प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए इसका डिटेल में अर्थ। सामान्यतः पाठ्य पुस्तक का मतलब ही यही होता है कि वह बालकों के या अधिगमकर्ता के योग्यता क्षमता के अनुरूप विषय वस्तुओं का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से पाठ्यक्रम निर्माण करते हुए उसका निर्माण हुआ रहता है, उसका अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक। यानी उस स्तर के बालकों को विभिन्न विषय वस्तुओं का क्रमबद्ध, विभिन्न संदर्भों का क्रमबद्ध अध्ययन कराया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक कहते हैं। इसका अर्थ बताया जा चुका, प्लेलिस्ट में जाइए। पहला इसकी जो है लिंगी विभेद यानी पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार से स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव या भेदभाव का व्यवहार देखने को मिलता है, उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है प्रकृति की प्रभुता। जैसे अगर कोई भी कंटेंट हो, कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी आवश्यकता हो, निश्चित रूप से अगर पुरुष कोई चीज़ वर्णन कर रहा है, कोई पुरुष कोई चीज़ लिख रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, तो निश्चित रूप से उसके लिखने में वह पुरुष की प्रकृति झलकेगी। वह पुरुष की समस्या ज़्यादा बात करेगा, पुरुष के बातों का, जो अच्छा पुरुष है उसका भी ज़्यादा वर्णन करेगा, जो खराब है उसका भी ज़्यादा वर्णन करेगा। यानी पुरुषों की ही समस्याओं का, पुरुषों के व्यवहार का, पुरुषों के वर्चस्व का और पुरुषों के आधिपत्य इत्यादि का जो है वह वर्णन ज़्यादा करेगा, ऐसा मिलता है। और जब स्त्री कोई चीज़ लिखती है तो वह स्त्रियों से संबंधित शक्ति, प्रभुता, पावर, सामाजिक पावर, धार्मिक पावर, नैतिक पावर, व्यवहारिक पावर, इन सब बातों को ज़्यादा उसमें वर्णित करने को वर्णित मिलता है या वर्णन करती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पाठ्य पुस्तकों में अगर महिला राइटर है तो महिला को सर्वोपरि सिद्ध करने का या महिला को उत्तम सिद्ध करने का प्रयास करती है। अगर पुरुष राइटर है तो वह पुरुष से संबंधित वर्चस्व यानी प्रभुता का मतलब पावर होता है, शक्ति, पुरुषों के पावर और शक्ति का ज़्यादा वरीयता देता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पुरुष ही ज़्यादातर लेखक हैं या ज़्यादातर पाठ्य पुस्तकों में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो पुरुषों से ज़्यादा संबंधित शक्ति, राजनैतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, जो भी शक्तियाँ हैं उन सब का वर्णन मिलता है। इसलिए ये भेदभाव साधारण रूप से पाया जाता है। दूसरा है भेदभाव सुख की प्रवृत्ति। स्त्री भी सुख भोगी होती है और पुरुष भी सुख भोगी होता है। तो पुरुष जो सुख भोगी होता है वह व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, सेवा के रूप से और कार्य के रूप से सब, यानी पुरुष महिलाओं के भरोसे सुख भोगी होते हैं, घर में भी और बाहर में भी। महिलाओं का मतलब यह है कि महिलाओं से ही ज़्यादा सेवा लेकर के वो सुख प्राप्त करना चाहता है। घर का चाहे सेवा का कार्य हो, चाहे समाज के सेवा का कार्य हो, चाहे अन्य जगहों का कार्य है, यानी पुरुष तभी उस कार्य में पुरुष को लगाता है जब उसे कुछ अपना लाभ समझ में आता है या अपना मान सम्मान समझ में आता है। नहीं तो हर जगह वो महिलाओं को ही लगा देना चाहेगा। ये अलग बात है कि अपने घर की महिला को न लगा के दूसरे घर की महिला को लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि सुख भोगी पुरुष होता है। इसीलिए अगर कहीं कुछ सेवा या महानता, संयम इत्यादि की अगर बात भी आती है तो पुरुष अपने अनुसार उसकी व्याख्या करता है। सुख की प्रवृत्ति पुरुषों में ज़्यादा होती है, इसलिए वह अपनी बात, विचार, व्यवहार, अपनी बात को उचित, अपनी क्रियाकलाप व्यवहार को उचित, अपने सुख को या उपयुक्त ढंग से उसे सिद्ध करते हुए पर उसका प्रमाणित करने का काम करता है। जबकि महिलाओं में अगर सुख की बात किया जाए तो महिलाओं के जो सुख की जो प्रवृत्ति होती है वह दूसरे ढंग की होती है। उसमें प्रदर्शन ज़्यादा होता है। उसमें जो है उनके सुख की प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ, उनके सुख की प्रवृत्ति के अंतर्गत पुरुषों की तुलना में पीछे होने के कारण से उनका जो है सुख की प्रवृत्ति जो है एक प्रकार से सांसारिक, दूसरी प्रकार से शारीरिक, तीसरे प्रकार से सौंदर्य, चौथे प्रकार से पुत्र, धन, मान इत्यादि से संबंधित ज़्यादा होती है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जब पुरुष सुख भोगी होगा तो वह अपने सुख के लिए ही, अपने सुख को ध्यान में रखते हुए उस
उस बात को या उस घटना का वर्णन करेगा या ऐसी बातों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करेगा। यदि महिला राइटर होती है, महिला कोई होती है, तो वहाँ पर जो सुख की जो प्रवृत्ति है महिला अपने अनुसार उसकी व्याख्या करना शुरू करेगी। क्योंकि महिलाओं की एक बहुत विचित्र स्थिति होती है, पुरुषों पर भी वर्चस्व रखना, महिलाओं पर भी वर्चस्व रखना, ऐसे टाइप का प्रवृत्ति का होता है। पुरुष अगर पुरुष वर्ग को जीत लेता है तो महिला वर्ग अपने आप हार मान लेता है। लेकिन महिला वर्ग की लड़ाई दूसरे ढंग की होती है सुख के लिए। पुरुष वर्ग पर भी आधिपत्य, महिला वर्ग पर भी आधिपत्य। यही कारण है कि इन दोनों का जो है, जब ऐसी बातें सुख प्रवृत्ति संबंधी बातों का जब वर्णन होता है तो वह स्त्री पुरुष अपने अपने अनुसार ही उस पाठ्य पुस्तकों में या कोई घटना क्रिया व्यवहार का वर्णन करते हैं। इसके रूप में भी विभेद देखने को मिलता है। तीसरा, अधिकार एवं न्याय। अधिकार एवं न्याय की बात करें तो सामान्यतः जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, जैसे भारत है, विश्व में अधिकांश देश पुरुष सत्तात्मक ही परिवार ज़्यादातर है। तो पुरुष जो सत्तात्मक परिवार है उसमें जो है अधिकार को, अपने अधिकार को ज़्यादा रखते हैं पुरुष, महिलाओं के अधिकार को कम करते हैं। न्याय की बात आती है तो पुरुष अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपने वर्चस्व, अपने परिवार के लिए न्याय में भी वह अतिरेक रखता है, यानी आधिपत्य रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में लिंगी भेदभाव देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। अगर महिला इस पावर में या इस पद पर पहुंचती है तब वह अधिकार और न्याय, महिलाओं के सुख सुविधा, सुरक्षा इत्यादि को ध्यान में रख करके देती है। और पुरुषों में अधिकार और न्याय, सामाजिक वर्चस्व, नैतिक वर्चस्व, ज्ञान का वर्चस्व, सामाजिक वर्चस्व इत्यादि के रूप में सब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब भेदभाव पाठ्यपुस्तकों में लेखक और लेखिका या जो पाठ्यपुस्तक की रचना करता है उसका उसमें परिलक्षित होता है स्त्री पुरुष का भेदभाव। अगला, सभ्यता में स्वरूप। सभ्यता का अगर हम बात करें तो सभ्यता का मेजरमेंट, पुरुष प्रधान समाज है तो सभ्यता का निर्माण अपने सुख साधन, अपनी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए पुरुष ज़्यादा वर्णन करेगा। उसी तरह से अगर महिला की अगर राइटर है तो महिला राइटर के अंतर्गत सभ्यता की उपयुक्त स्थान, उपयुक्त व्यवहार में वह देखने का ज़्यादा प्रयास करती है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य, जो सभ्यता में स्वरूप है वह दोनों को अपने अपने अनुसार ही वर्णन करते हैं। जैसे महिला कहेगी कि वो ऐसे लोगों के लिए क्या सभ्य हो ना जो बिल्कुल खराब हो। अब पुरुष क्या कहेगा कि महिलाएं अगर सब कुछ करेंगी, महिलाएं ही अगर ऐसा व्यवहार करेंगी तो और लोग क्या सीखेंगे। कहने का ये तात्पर्य है कि सभ्यता का जो स्वरूप है वह पुरुष अपने अनुसार उसको देखता है, अब महिलाएं क्या करती है अपने अनुसार। ऐसा लेखक और लेखिकाओं में स्पष्ट पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में भेदभाव देखे जाते हैं। अगला है अवसरों में विभेद। अवसरों में विभेद का मतलब ये है, अवसरों में विभेद का तात्पर्य यह है कि अवसर जो हैं, जैसे पुरुष को ज़्यादा अवसर मिला है घर में भी समाज में भी, महिलाओं को घर में अवसर तो मिला है लेकिन समाज में कम मिला है। तो यही कारण है कि विकास के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए अवसरों में भेदभाव के कारण से भी लेखक और लेखिकाओं में पाठ्यपुस्तकों में किसी घटना क्रिया व्यवहार या परिवर्तन इत्यादि का वर्णन करने पर या उनके बारे में जब कोई लेखक या लेखिका लिखता है तो उसमें भेदभाव मिलता है। भारत में बड़ी विचित्र हालत है। सारा धन संपत्ति स्त्रियों के ही स्वभाव और व्यवहार से सुरक्षित रहता है, तो फिर भी लेकिन महिलाओं के अकाउंट में खाता में पैसा नहीं, पुरुषों के ही खाते में ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसका कारण ये तात्पर्य है कि अवसरों में भेदभाव कहीं महिलाओं को औपचारिक रूप से ही छोड़ दिया गया है तो कहीं स्त्रियों को दूसरे रूप में छोड़ दिया गया है। इसलिए ये जो भेदभाव है, यानी किसी घटना या व्यवहार या किसी बात की जानकारी देने में या कोई पाठ्यपुस्तक की रचना करने में या पाठ्यक्रम का निर्माण करने में देखे जाते हैं आराम से। अगला है आदर्शात्मक निर्माण। जब समाज में पुरुष का ज़्यादा वर्चस्व होगा तो निश्चित रूप से पुरुष आदर्श के रूप में ज़्यादा प्रमाण मिलेंगे। इधर जब आधुनिक काल का इतिहास उठाएंगे तो महिलाएं भी जब उनको अवसर मिला है तो वह भी आदर्शात्मक रूप में रही हैं, बहुत सारे सम्मान और समाज के सेवा के भी रूप में रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पुरुष है तो वह ज़्यादातर पुरुष के ही आदर्श को फॉलो करता है, महिला है तो वह ज़्यादातर महिला के आदर्श को फॉलो ज़्यादा करती है। फिर भी अगर महिलाएं पहले से ही पीछे हैं, पुरुष ज़्यादा इस कार्यों में आगे है, तो निश्चित रूप से जब पाठ्यपुस्तकों की रचना होती है तो पुरुष आदर्शों की ही संख्या अधिक या उनका ही स्वरूप ज़्यादा विस्तृत वर्णन या व्याख्या देखने को मिलती है।
अगला है, इसके आधार पर भी भेदभाव होता है। अगला मूल्य का मापक, जैसे अगर समाज में महान कार्य पुरुषों द्वारा सिद्ध हुए हैं तो निश्चित रूप से उनका मूल्य भी समाज में ज़्यादा होता है, लेकिन महिलाओं को अवसर न मिलने के कारण से महिलाओं द्वारा समाज के महान कार्य थोड़ा कम सिद्ध हुए हैं या साथ में सिद्ध हुए हैं, तो भी पुरुष ही अपना वर्चस्व उसमें ज़्यादा प्रस्तुत करते हुए अपनी महानता या अपनी योग्यता क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। तो मूल्य में भी अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव लेखक और लेखिकाओं द्वारा मिलता है या पाठ्य पुस्तकों की रचना के अंतर्गत मिलता है। अगला मुख्य पात्र, निश्चित रूप से मुख्य पात्र जो होगा, अगर स्त्री कोई काव्य लिखती है तो उसमें मुख्य पात्र महिला को बनाना चाहेगी, अगर पुरुष लिखता है तो उसमें पुरुष को मुख्य पात्र बनाना चाहेगा, क्योंकि दोनों अपने अपने नेचर को समझते हैं। जबकि स्वस्थ निर्णय यह है कि दोनों को दोनों के नेचर को समझना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं पाया जाता। यही कारण है कि मुख्य पात्र में पुरुष को ज़्यादा वरीयता देता है, महिला को वरीयता देती है। यही कारण है कि पाठ्य पुस्तकों के में लिंगी विभेद यानी स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव पाया जाता है। अगला है रूढ़िवादिता। यदि पुरुष ही ज़्यादातर किताब लिखे रहेंगे या पुरुष ही ज़्यादातर इतिहास या पुस्तकों की रचना करेंगे या किसी भी चीज़ में अगर पुरुष ज़्यादा सक्रिय है तो निश्चित रूप से वो महिलाओं को सामान्य रूप से कम बुद्धिमान कहेगा या उनके प्रति एक रूढ़िवादी भावना विकसित हो जाएगी समाज में कि महिलाएं आज भी बहुत क्षेत्रों में पीछे हैं। हर हकीकत बात है कि विज्ञान भी कहता है, वर्तमान भी यही कह रहा है कि नहीं, महिलाओं को अगर स्वस्थ निर्णय, स्वस्थ न्याय, स्वस्थ सुरक्षा और स्वस्थ व्यवहार किया जाए तो महिलाएँ मानसिक रूप से किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। तो फिर भी लेकिन समाज में जो कहावत है कि लड़कियां साइंस नहीं पढ़ सकती, लड़कियां साइंस कम पढ़ती हैं, लड़कियों को फिजिक्स मैथ नहीं आती है, ये सब जो रूढ़िवादिता सोच है या महिलाओं का कार्य घर है, ठीक है, इनको चौका बेलना तक ही सीमित रखा जाए, ये सब जो रूढ़िवादिता बेफजूल की बनी है, यह लिंगी विभेद के कारण से ही बनी है। ऐसा भी वर्णन पाठ्यपुस्तकों के अंतर्गत देखने को मिलता है। शाब्दिक भावनाएं, निश्चित रूप से अगर पुरुष लेखक है तो निश्चित रूप से उसमें पुरुषों के समान कठोर वचन, वर्चस्व की बात, जबरदस्ती, अन्याय इत्यादि संबंधी बातों के संबंध में कठोर शब्द भी आते हैं। शब्द भी स्त्री पुरुष के व्यवहार क्रियाकलाप का द्योतक होता है, प्रतिबिंब होता है। तो निश्चित रूप से जब पाठ्यपुस्तकों में देखेंगे तो पुरुष लिखेगा तो निश्चित रूप से उसमें पुरुषों के ही शब्द, पुरुषों के व्यवहार इत्यादि भावनाओं का ज़्यादा वर्णन होगा, पुरुष से संबंधित ज़्यादा शब्द मिलेंगे। अगर महिला कोई राइटर होगी तो महिलाओं से संबंधित शब्द के माध्यम से भावनाएं अधिक झलकती हैं। इसलिए इस शाब्दिक भेदभाव या शाब्दिक भावनाओं रूपी भेदभाव भी पाठ्यपुस्तकों की रचना में देखा जा सकता है, होता भी है। प्रसंग एवं कहानियाँ, निश्चित रूप से अगर पुरुष प्रधान समाज है तो जो प्रसंग होगा वो ज़्यादातर पुरुषों से संबंधित होगा, महिला समाज होगा तो महिलाओं से संबंधित प्रसंग होगी यानी बात विचार होगा। कहानियाँ हैं तो पुरुष के से ज़्यादा कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ महिलाओं से थोड़ा कम कहानियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे संबंध में जैसे समाज में स्त्री पुरुष का स्थान होगा, जैसा स्वरूप होगा, जैसी उपलब्धि होगी, समाज का जैसा विकास होगा, उस आधार पर समाज में प्रसंग यानी बात विचार और कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसमें भी भेदभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि जो मुख्य बातें हैं कि जो समाज में जैसा स्थान स्त्री पुरुष का रहा या जैसा उनका सोच समझ रहा, उसी के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोणों के अंतर्गत, विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों की रचना में स्त्री पुरुष के आधार पर, लेखक लेखिका के आधार पर भेदभाव परिलक्षित होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पाठ्यपुस्तकों में लिंगी विभेद कैसा होता है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।